CH9 आंचल का जाना, शौर्य के एहसास। अब आगे। शौर्य लगातार आंचल के गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों का रसपान कर रहा था। उसका एक हाथ आंचल के उभार पर था और दूसरा निचले एरिया के तरफ जाने लगता है कि उसका हाथ ऑटोमेटिक आंचल के पेट पर रुक जाता है। शौर्य को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने कुछ बहुत ही प्रेशियस चीज को छू लिया हो। यह एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे तो वह कई बार आंचल के करीब आया था, पर आज उसे बहुत अलग फीलिंग आ रही थी। वह आंचल के होठों से धीरे से अलग होता है और उठकर बैठ जाता है। उसकी नज़र आंचल के पेट पर थी। उसका हाथ धीरे धीरे आंचल के पेट को सहला रहा था। आज उसे आंचल का पेट बहुत ही प्यारा लग रहा था। गौर से पेट और उसकी प्यारी सी नाभि को देख शौर्य के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह झुककर उसे किस कर लेता है। शौर्य के ऐसा करने से आंचल हल्की सी कसमा-सा जाती है। अब ये तो आंचल ही जानती थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। शौर्य बार बार आंचल के पेट को किस किए जा रहा था, उसका मन ही नहीं भर रहा था। मन भर कर किस कर लेने के बाद शौर्य बेड से धीरे से उठता है और अपना कोट उठा आंचल को एक नज़र देख रूम से जाने लगता है। शौर्य की अभी भी नज़र आंचल के नाइटी से झांकते पेट पर थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वापस से मुड़कर उसके पेट पर किस करता है और गहरी सांस ले रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में शौर्य आंचल की बिल्डिंग के बाहर था। वो एक नज़र आंचल के रूम की खिड़की की तरफ देखता है और अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। आंचल, जो कि सपने में ही सही शौर्य के टच को महसूस कर रही थी, अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि शौर्य उससे दूर जा रहा है। आंचल उठकर अपने आसपास देखती है। ये मुझे क्या हुआ? मैं कैसे ये सपने देख रही हूँ? क्या सच में शौर्य यहाँ आया था? मैं उसकी करीबी को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। उसकी मेनली फ्रेग्रेंस जो हमेशा पास आने पर मुझे महसूस होती थी। आंचल अपने सर पर हाथ रख लेती है। ये क्या कर रही है तू आंचल? तूने खुद से प्रॉमिस किया था कि शौर्य को तू भूल जाएगी और अब तू ही कमजोर पड़ रही है। आंचल का हाथ अपने आप ही पेट पर आ जाता है। नहीं आंचल, तुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या मुझे शौर्य को ये बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं नहीं, यदि मैंने शौर्य को ये बताया तो क्या भरोसा वो मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दे। और वैसे भी वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और मैं अपने बच्चे के लिए सौतेली माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा यही होगा कि मैं सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊं और यह डिसीजन मेरे और मेरे बच्चे दोनों के लिए ही सही होगा। आंचल बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आती है और कर्टन को हटा बाहर देखती है। पूरी रोड सुनसान थी। एक कार उसे जाते हुए दिख रही थी। आंचल उस कार को देख रही थी। धीरे धीरे वह कार आंचल की आंखों से ओझल हो जाती है। आंचल गहरी सांस ले घड़ी की ओर देखती है कि सुबह के 4 बजे रहे थे। उसे याद आता है उसकी फ्लाइट है। वो जल्दी से बाथरूम में जा फ्रेश होने लगती है। आंचल फ्रेश होने के बाद निरूपा जी को उठाती है। निरूपा जी जल्दी से दोनों के लिए नाश्ता बनाती हैं और नाश्ता करने के बाद ही दोनों अंधेरे में ही एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ शौर्य अपने बेड पर अभी सोया हुआ ही था कि उसका मोबाइल बजता है। जैसे ही शौर्य अपना मोबाइल देखता है तो उसमें उसके सेक्रेटरी विशाल का कॉल आ रहा था। इतनी सुबह सुबह विशाल का कॉल देख शौर्य अपना मोबाइल उठाता है और सामने से विशाल की बात सुन शौर्य के माथे में चिंता की लकीर आ जाती है। वो तुरंत अपने बेड से उठता है और अपने कपड़े चेंज कर तुरंत कमरे से निकल नीचे आता है। ड्राइवर कार निकाल कर खड़ा था। शौर्य कार में बैठ जाता है। उसके हाथों की मुठियां कसी हुई थी और चेहरा बहुत गंभीर था, पर कोई देखता तो उसे शौर्य का चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के था। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर आंचल और निरूपा जी पहुंच चुके थे। आंचल किसी शख्स से बात कर रही थी जो कि उसे बहुत सारी बातें समझा रहा था। देखो आंचल, मैंने वहां तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। समझ में आ रही है बात? आरुष, मैं बता नहीं सकती तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या यार आंचल, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? तूने तो एक पल में ही पराया कर दिया। क्या हमने एक दूसरे का साथ देने की कसम नहीं खाई थी? मैं बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ, जो फर्ज तेरे हस्बैंड को निभाना था, पर उसने तुझे छोड़कर अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया है।
आरुष की बात सुन आंचल फीका मुस्कुराने लगती है कि इतने में ही उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। आरुष निरूपा जी की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी मुझे पता है कि यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ आप आंचल का ख्याल बहुत अच्छे से रखोगे, फिर भी मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसे कभी भी अपने परिवार वालों की कमी महसूस ना हो और कभी वह मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे, तो प्लीज़ आप मुझे बताना। बेटा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आंचल का बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कुछ देर बात करके आंचल और निरूपा जी अपने फ्लाइट की ओर चले जाते हैं। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर शौर्य की गाड़ी आकर रुकती है। शौर्य जल्दी से गाड़ी से बाहर आता है और एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। वो बहुत जल्दबाजी में था, उसके दिल में बेचैनी हो रही थी क्योंकि सुबह जब विशाल ने कॉल किया था उसने यही बताया था कि आंचल अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। यह एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिससे शौर्य पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर आंचल ने कौन सी फ्लाइट और किस जगह की टिकट ली है। शौर्य ने विशाल को आंचल की जानकारी निकालने के लिए कहा था कि अभी वो क्या क्या कर रही है। शौर्य चारों तरफ देखता है पर अब वहां पर आंचल का नाम और निशान नहीं था। उसके चेहरे पर अलग ही हताशा दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंचल उसे आज हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अभी शौर्य आंचल को ढूंढ ही रहा था कि सामने से आ रहे आरुष से टकरा जाता है। आरुष शौर्य को एयरपोर्ट पर देख थोड़ा शौक रह जाता है। शौर्य, आंचल और आरुष उसके बारे में जानता था कि आरुष आंचल का बेस्ट फ्रेंड है। आरुष को यहाँ देख शौर्य भी थोड़ा शौक था। आरुष हल्का मुस्कुराते हुए शौर्य को ग्रीट करता है और कहता है, इतनी सुबह सुबह शौर्य राजवंश एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी गेस्ट को रिसीव करने आए हैं? शौर्य जो कि हल्का परेशान था पर उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया था, वह अपनी वही भारी आवाज में कहता है, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ मिस्टर मल्होत्रा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? आरुष हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक आर्मी मैन हूँ और मेरी ड्रेस देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि मेरी फ्लाइट अभी लैंड हुई है और मैं घर जा रहा हूँ। कि इतने में ही शौर्य का मोबाइल बजता है। शौर्य आरुष को एक्सक्यूज कर साइड में है जाता है। आरुष उसे एक तिरछी मुस्कान दे वहां से निकल जाता है। सामने से विशाल की परेशानी भरी आवाज आती है, सर हमने मैडम के बारे में पता करने की कोशिश की पर उनकी सारी आइडेंटिटी लॉक कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि मैडम इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। ना ही उनके फ्लाइट की कोई जानकारी मिली है और ना ही उनकी आइडेंटिटी प्रूफ की। शौर्य एकदम से आरुष की तरफ मुड़ता है, जहां पर आरुष नहीं था उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं और वह विशाल को रोकते हुए कहता है, विशाल रॉकी को रोक दो, अब हमें आंचल की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। पर क्यों? पर इस क्यों का जवाब शौर्य काफी अच्छे तरीके से जानता था। शौर्य कॉल रख देता है। उसके हाथ आज हताशा ही हाथ लगी थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों वो आंचल की बिल्डिंग से ऐसे ही लौट आया, क्यों वो सुबह तक वहां नहीं रुका। शौर्य वैसे ही हताशा के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। अगर कोई भी शौर्य को देखता तो दूर से ही समझ जाता कि वो इस समय परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आंचल ने ऐसा क्यों किया। वो यहाँ से ऐसे बिना किसी को बताए कैसे जा सकती है? उसमें एक बार भी अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा। अब उसे अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने आंचल को डिवोर्स लेने के लिए कहा। वो तुरंत मिस्टर चटर्जी को कॉल करता है। मिस्टर चटर्जी जो कि आंचल के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा ही रहे थे कि शौर्य का कॉल आया। देख वह उसे तुरंत रिसीव करते हैं। जी सर, तुम्हें आंचल ने जो अकाउंट नंबर दिया था और जिसमें पैसे डालने के लिए कहा था। जी सर, मैडम ने मुझे जिस अकाउंट पर पैसे डालने के लिए कहे थे मैंने उन पर पैसे डाल दिए और साथ ही साथ आपके उस पुश्तैनी हवेली की जो कीमत थी वह भी मैंने मैडम के अकाउंट में डाल दी है। क्या तुम मुझे उस अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो? जी जी मल्होत्रा, दे सकता हूँ। कुछ ही देर में शौर्य के पास मैसेज आता है। वो मैसेज रॉकी को सेंड करता है। रॉकी जो कि हैकर था, वो अकाउंट नंबर को देखता है और कहता है, सर यह अकाउंट नंबर आज सुबह ही डीएक्टिवेट हो चुका है। इसमें जो भी अमाउंट है ये किसी और अकाउंट नंबर पर भेजे जा चुके हैं और इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार का अकाउंट नंबर कभी एक्टिवेट ही नहीं किया गया है। शौर्य के हाथ मोबाइल पर कस जाते हैं। वो गुस्से से मोबाइल को जमीन पर पटक देता है। शौर्य को इतने गुस्से में देख ड्राइवर 2 कदम पीछे हट जाता है।
उसे शौर्य के गुस्से से डर लग रहा था। सो गाइस, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए। क्या आंचल हमेशा के लिए शौर्य की लाइफ से दूर चली गई है? क्या शौर्य को समझ आएगा कि वो आंचल के साथ सिर्फ एक रिश्ते में नहीं बल्कि उसके प्यार में भी था, जो कि उसे धीरे धीरे अब समझ आएगा। किसी ने सही कहा है, जब कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, और जब वह हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी कीमत समझ आती है। कुछ ऐसा ही हल शौर्य के साथ होने वाला था। जब तक आंचल उसके साथ थी उसने आंचल की कभी वैल्यू नहीं थी, पर आज आंचल ने जब उससे दूर जाने की ठान ली तब उसे महसूस हो रहा है कि आंचल उसके लिए एक्चुअली में क्या थी। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। CH10 लंदन, पुराने दोस्त। अब आगे। लंदन, सुबह का समय। आंचल और निरूपा जी एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। इस समय आंचल ने एक ब्लू जीन्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही उसने कैप लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो अपना सर नीचे कर चुपचाप कैब का इंतजार कर रही थी कि उसके आगे एक लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है। उस लैम्बोर्गिनी को देख आंचल इग्नो का साइड में देखने लगती है कि उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक हाई हील्स पहने लड़की बाहर निकलते नजर आती है। निरूपा जी उस लड़की की तरफ देख रही थी, जैसे कि उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने एक हाई क्लास कोट पहना हुआ था और रेड कलर की हाई हील। वो ब्लैक चश्मा लगाए बड़े स्टाइल से उस कार से बाहर आती है और आंचल के सामने खड़ी हो जाती है। आंचल, जिसका ध्यान अभी उस लड़की की तरफ नहीं था, वह नीचे ही देख रही थी कि इतने में ही वो लड़की आंचल के सामने अपना हाथ वेव करते हुए कहती है, क्या बात है, अब तो तुम मुझे पहचान ही नहीं रही हो, इतना पराया कर दिया है क्या? उस जानी पहचानी आवाज को सुन आंचल ऊपर की ओर देखती है तो सामने खड़ी लड़की को देख वह चौंक जाती है और वैसे ही चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? या मुझे यहाँ देखकर तुम खुश नहीं हुई? डॉन, टेल मी राशि, कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? वो लड़की, जो कोई और नहीं आंचल की फ्रेंड थी, वह हंसते हुए कहती है, मुझे तो लगा था इतने साल हाउस वाइफ रहने के बाद तुम में कुछ बदलाव आए होंगे। जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया था, तुम एकदम हाउसवाइफ बन गई हो, पर आज मिलकर लग रहा है कि तुम अभी भी वही तेज तर्रार और चालाक आंचल हो जो चेहरा देखकर ही सामने वाले के इरादे बता देती थी। आंचल अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहती है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मुझे टोंट मार रही हो? और तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ? वो सब छोड़ना, मैं तुझे पिक करने आई हूँ, चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं देती। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अभी आंचल ये सब बोल ही रही थी कि कार का दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और एक गोरा चिट्टा लड़का उसमें से बाहर निकलता है। उस लड़के को देख आंचल की आंखें तो अब बाहर आने को ही थी। वो लड़का अपने चेहरे पर दिलकश स्माइल लिए आंचल की तरफ बढ़ता और कहता है, सरप्राइज आचू, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा अपने पुराने दोस्तों को यहाँ देखकर? आंचल फ्रस्ट्रेशन से अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, इस आरुष एक काम नहीं होता है, एक ही फेवर मांगा था, लेकिन मुझे लगता है इसने यहाँ पर पूरी बारात तैयार करके रखी है। वो लड़की आंचल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं मानती हूँ कि तुझसे मैं थोड़ा जलती हूँ, पर इतना भी नहीं कि मैं तुझसे दुश्मनी ही कर लूँ। और वो सब बातें पुरानी थी और हमारे एज भी कम थी। अब मैं समझदार हो गई हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ और ऐसा क्या गलत कर दिया और उसने, जो तुम्हारे आने की खबर हमें दे दी। और वैसे भी तुम्हें लगता है कि वो यहाँ तुम्हें अकेले रहने देगा? ये जो सारा प्लान था वह मेरा और सम्राट का ही था। आरुष तो तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसकी जॉब बीच में आ रही थी, इसलिए उसने हमसे डिस्कस किया और हमने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया और तुम आखिरकार यहाँ आ ही गई। आरुष, राशि, सम्राट और आंचल, ये चारों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राशि, जो कि आरुष को पसंद करती थी, पर आरुष आंचल को पसंद करता था। जब से ये बात राशि को पता चली थी, तब से आंचल और राशि में हमेशा मतभेद रहा करता था। पहले तो राशि को ये पता नहीं था कि आरुष आंचल को पसंद करता है, पर जब उसे यह पता चला तो उसने आंचल से बहुत लड़ाई की थी और बहुत सुनाया भी था, जिससे आंचल टूट गई थी, जिसके चलते आरुष ने राशि को बहुत चिल्लाया भी था।
राशि आरुष और आंचल के ऐसा करने से इंडिया छोड़कर लंदन में आकर अपनी पढ़ाई करने लगी। सम्राट जो कि दिल ही दिल में राशि को पसंद करता था, पर उसने कभी यह चीज कही नहीं थी, वह भी राशि के पीछे पीछे लंदन आ गया। कुछ ही दिनों में खबर आई कि अंचल के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, जिससे आरुष टूट गया। पहले ही उसके 2 दोस्तों से दूर जा चुके थे और अब आंचल भी। आरुष इतना डिप्रेशन में आ गया था कि उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। ऐसा नहीं था कि उसकी फैमिली कोई मामूली थी, बल्कि इंदौर की जानी मानी संपन्न फैमिली थी, पर अपने पहले प्यार को किसी और के पास जाता देख ये चीज आरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने खुद से ही सबसे दूरियां बना ली। जब आंचल ने उससे फेवर मांगा था तो उसे लंदन ही ठीक लगा, क्योंकि यहाँ उसके पुराने दोस्त रह रहे थे। उसने उनसे बात की। सम्राट और राशि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। यहाँ आकर राशि को एहसास हुआ कि वह आरुष की तरफ सिर्फ अट्रैक्ट थे, आरुष उसका सच्चा प्यार नहीं था। और यहाँ हर सिचुएशन में सम्राट ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे वो सम्राट के करीब जाने लगी और सम्राट ने मौका देखकर राशि को प्रपोज किया और राशि ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की ही एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर अभी दोनों का ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था। जब आरुष ने दोनों से संपर्क किया तो उन्होंने आरुष को यही कहा कि वह आंचल को यहाँ के बारे में कुछ न बताए और उसे यहाँ भेज दे, वह दोनों आंचल का यहाँ ख्याल रखेगी। ये सब बातें आंचल सुन रही थी। वह राशि की कार के पीछे बैठी हुई थी। उसका मुंह बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार राशि कॉलेज के दिनों में उससे झगड़ा करके गई थी, आंचल वह सब भूल ही नहीं पाई थी और यह बात राशि बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। कुछ ही देर में उनकी कार एक बंगलो के बाहर आकर रुकती है। ये बंगलो राशि का था। राशि आंचल की तरफ का गेट खोलती है और उसे बाहर आने का इशारा करती है। आंचल उसे इग्नोर कर बाहर आ जाती है। राशि आंचल के ऐसे एटीट्यूड को देख हल्का मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ती है और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने लगती है। आंचल उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर राशि थी कि उसने आंचल का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। सभी घर के अंदर आ गए थे। राशि आंचल को सोफे पर बैठने के लिए कहती है। आंचल चुपचाप वहां बैठ जाती है। निरूपा जी आंचल के बाजू से ही बैठी हुई थी। राशि मेड को ठंडा लाने को कहती है। कुछ ही देर में मेड कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है। राशि आंचल के सामने बैठी हुई थी और लगातार आंचल को देख रही थी। आंचल जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, उसे आरुष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहाँ उसने सोच लिया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ आगे बढ़ेगी, पर उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती। राशि आंचल के बाजू में बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और प्यार से कहती है, आंचू क्या तुम पुरानी बातों को भूलकर मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं मानती हूँ कि वो सब मेरी गलती थी, पर मैंने बॉब लड़कपन में की थी। मुझे उस तरीके से तुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर आंचल राशि की बात का कोई जवाब नहीं देती। सम्राट थोड़ी मजाकिया लहजे में बोलता है, आंचल तुम बिलीव नहीं करोगी, यह लड़की जो मुझसे हमेशा कहा करती थी कि मुझे कोई लड़की हाँ नहीं कहेगी और मुझसे शादी नहीं करेगी, क्या तुम बिलीव करोगी कि यह तुम्हारे बाजू में बैठी हुई तुम्हारी फ्रेंड अब मेरी मंगेतर हो चुकी है? सम्राट की बात सुन आंचल उसकी तरफ देखती है, पर वह राशि को फुल इग्नोर कर रही थी। राशि यह बात अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि इंडिया छोड़ने से पहले उसने आंचल को बहुत कुछ सुनाया था, जिससे आंचल बहुत हर्ट हुई थी। आंचल सम्राट की तरफ देखते हुए क्या कहती है, सम्राट क्या तुम मुझे मेरा रूम बता सकते हो? मुझे रेस्ट करना है। सम्राट गहरी सांस ले हाँ में सिर हिलाता है और आंचल को रूम दिखा देता है। आंचल अपने रूम में चली जाती है। निरूपा जी राशि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, दुखी मत हो बेटा, वह अभी गुस्से में है, तुम तो उसे जानती हो, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वह खुद तुमसे प्यार से बात करेगी। अभी उसकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। आई नो आंटी का आंचल ऐसी नहीं थी जैसी हो गई है। उस राजवंश के बच्चे ने मेरी आंचू को बिल्कुल चेंज ही करके रख दिया है। मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैं उसे छोड़ कर आई, क्यों मैंने उस लड़कपन में उससे इतनी बदतमीजी से बात की। अगर मैं वहां रहती तो उसके चाचा और पापा की बिल्कुल भी चलने नहीं देती। अंचल जैसी लड़की जो बिल्कुल चंचल हुआ करती थी, निडर हुआ करती थी, वो बिल्कुल बदल सी गई है। निरूपा जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा समय हर किसी को बदल देता है और आंचल ने जो बचपन से सहा है, अगर हम में से कोई वो चीज सहता तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता। मेरी बच्ची ने तो एक उम्मीद लगाई थी कि उसे शादी के बाद वो सब मिलेगा जो उसे बचपन से नहीं मिला, पर शादी में भी उसे धोखा ही मिला। मुझे शौर्य से नफरत हो रही है, उसने मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया।
सम्राट माहौल को हल्का करते हुए कहता है, आंटी मैं जानता हूँ कि आंचल यहाँ रहने के लिए मना करेगी, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आंचल का यहाँ रहना ज़्यादा सेफ है। यहाँ राशि है, आप हो, मैं हूँ, कभी भी उसे हमें हमारी ज़रूरत होगी हम अवेलेबल रहेंगे। यदि वह अकेले रहने के लिए जिद करेगी तो आप उसे मनाना, यह मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। निरूपा जी हाँ, मैं सर हिला देती है। शाम के डिनर के टाइम सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। आंचल अपना गला साफ करते हुए कहती है, आरुष ने मेरे और आंटी के रहने के लिए किस जगह का इंतजाम किया है। राशि जो खाना खा रही थी उसे हल्का हंसकर आ जाता है। सम्राट उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, आंचल आरुष ने तुम्हें हमारे भरोसे यहाँ भेजा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम कहीं अकेली रहो। इस घर में राशि अकेली रहती है तो मेरे हिसाब से तुम राशि और आंटी यहीं पर रहोगे और मैं आता जाता रहूंगा। तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और तुम्हारी देखभाल भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अभी तुम जिस सिचुएशन में हो तुम्हें अकेले रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। सम्राट की बात पर राशि भी उसे समझाते हुए कहती है, आंचल उन सब की बातें सुन रही थी। उसे पता था कि उसके दोस्त इतनी आसानी से उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वह थोड़ी देर रुकने के बाद रहती है। मैं एक शर्त पर यहाँ रहूंगी। आंचल की बात सुन सभी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी कहते हैं, कौन सी शर्त? मैं यहाँ रहने के लिए रेंट पर दूंगी और तुम लोग उसके लिए मना नहीं करोगे। राशि को आंचल की यह बात अच्छी नहीं लगती और वह गुस्से से कहती है, और तुम रेंट कहाँ से लाओगी? डोंट टेल मी कि तुम काम करने का भी प्लान बना रही हो। आंचल बिना राशि की तरफ देख कर कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी काम करते हैं, मैं भी करूंगी। जब मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो फ्री की रोटियां थोड़ी ना तोड़ूंगी, वरना लोग मुझे फिर से कहने लगेंगे कि मैंने दोस्ती का गलत फायदा उठाया है किसी का। राशि को आंचल की यह बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि यह वही शब्द थे जो राशि ने आंचल को बोले थे। आज उसे महसूस हो रहा था कि जब उसने आंचल को ये शब्द बोले होंगे तो आंचल को कैसा महसूस हुआ होगा। वह चुपचाप बैठ जाती है। सम्राट उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे शांत रहने को बोलता है। सभी अपना डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो क्या प्लान कर रही है आंचल? क्या शौर्य इतनी जल्दी हार मान जाएगा और आंचल को खुद से दूर जाने देगा? जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी। CH11 एहसास, आंचल का डर। अब आगे। डिनर करने के बाद आंचल अपने रूम में कपड़े चेंज करके वो एक बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। खिड़की से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी और वो खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी। उस अंधेरे को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही अंधेरा है। उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू भर आते हैं। उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लग रही थी। आज इतने सालों बाद राशि को देखकर और उसकी बातें सुनकर उसे अपना पास्ट याद आ रहा था, क्योंकि उसने राशि को अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड माना था। पर जब राशि उसे छोड़कर गई, वह भी यह कहकर कि वह एक मनहूस और मतलबी लड़की है, वह कभी खुश नहीं रह सकती है, इसीलिए उसके घर में कोई उसे पसंद नहीं करता। ये सब बातें उसे तीर के जैसे चुभी थी। आंचल की जिंदगी में बहुत कम ही लोग थे जिनसे वो काफी अटैच थी और उस लिस्ट में उसके दादाजी, निरूपा जी, आरुष, राशि और सम्राट की जगह बहुत ऊपर थी। पर राशि द्वारा ऐसे कहे जाने पर उसे बहुत दुख हुआ था। वो टूट गई थी और वह खुद को ब्लेम करने लगी। क्या सच में वह एक ऐसी लड़की है, इसलिए उसे कोई प्यार ही नहीं करता? उसकी फैमिली भी उसे घृणा की नजरों से देखती है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि कोई उसके बाजू में खड़े हो उसके आंसुओं को पोंछ देता है। आंचल अपनी नजरें उठा सामने देखती है तो राशि खड़ी हुई थी। राशि को देख वो अपनी नजरें फेर लेती है। आंचल के ऐसा करने पर राशि गहरी सांस ले उसे समझाते हुए कहती है, आंचल क्या तुम पास्ट को भूल नहीं सकती? मैं मानती हूँ कि उस जगह मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी बात को सुनना चाहिए था और मुझे ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं करना था। पर तुम जानती हो कि आरुष मेरी जिंदगी का पहला प्यार था, या ये कहा जाए कि आकर्षण था। उस टाइम पर मुझे यही लग रहा था कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। एक तुम ही थी जिसे मैं अपने दिल की बातें शेयर किया करती थी और वह सब चीज़ मेरे मुंह से गुस्से और अनजाने में निकली थी। राशि की बात सुन आंचल फीका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ये सब तुम्हारे साथ अनजाने में हुआ होगा, इसलिए तुम हम सबको वहां छोड़ यहाँ आकर बस गई। रियली राशि, यदि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता तो तुम इस बीच मुझसे कांटेक्ट करती ना कि मेरे यहाँ आने के बाद तुम हमारे बीच की दूरियों को कम कर रही हो अपनी सफाई पेश करके।
ऐसा नहीं है आंचल कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हारे घर में कॉल किया था, अंकल से बात हुई थी मेरी, मैंने उनसे तुम्हारा नंबर मांगा था, बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो और तुम अपने पुराने दोस्तों से कांटेक्ट नहीं करना चाहती। इतने सालों बाद जब आरुष का कॉल आया और उसने तुम्हारे बारे में वो सब बताया तो हम लोग रेडी हो गए कि तुम्हें यही आना चाहिए, इसी बहाने मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगी और तुमसे माफ़ी मांग लूंगी। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। आई एम सॉरी, वो सब मुझसे अनजाने में हुआ था और यहाँ आकर मुझे रियलाइज हुआ कि आरुष की तरफ में बस आकर्षित थी। मेरा सच्चा और पहला प्यार तो सम्राट है और आज मैं उसके साथ बहुत खुश भी हूँ। आंचल हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें तो सच्चा प्यार मिल गया, वह भी मुझसे दूर जाने के बाद, और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उन्हें भी अपना सच्चा प्यार मिल जाए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली है कि मैं जिस भी इंसान के साथ रहती हूँ और उसे खुद से ज़्यादा चाहती हूँ वह इंसान कभी खुश नहीं रहता। पर जैसे ही मैं उससे दूर होती हूँ ऑटोमेटिक उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। आंचल की बात सुन राशि को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यह वो आंचल नहीं थी। क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी इतनी खराब बीती है जिससे वह इतना निराशा से भर चुकी है। राशि उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो आंचल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उस इंसान की गलती है जिसने तुम्हारे अंदर तुम्हारी अच्छाई को नहीं देखा। अच्छाई कुछ नहीं होती है राशि, अच्छा बनते बनते अब मैं थक चुकी हूँ। मैं जिस भी इंसान के साथ अच्छा करती हूँ उन्होंने बाद में मुझे धोखा ही दिया है और अब मैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं करना चाहती, मैं बस अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहती हूँ। इसलिए तुम अब मुझसे अच्छाई की उम्मीद मत रखना कि हमारा रिश्ता जैसे पहले था वैसा अब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब मैंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अपनी जिंदगी के इतने साल अपनी शादी को दिए, मैंने खुद को भूल गई। मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पुरानी आंचल और अब की आंचल में क्या फर्क है। मेरा पूरा यूथ अपने घर वालों, अपने ससुराल वालों और अपने पति को खुश करने में निकल गया। इस बीच में ये भी भूल गई कि मेरी खुद की एक जिंदगी है। आखिर में मुझे मिला ही क्या इतनी अच्छाई करने का। यदि यह सिला मिलता है तो अब मैं बुरी ही अच्छी हूँ। आंचल की बातें एक तरह से सच भी थी पर राशि को बुरा भी लग रहा था कि उसकी फ्रेंड पूरी तरीके से अब बदल चुकी है, पर वो कहीं ना कहीं जानती थी कि आंचल के साथ रहते रहते धीरे धीरे वो आंचल के मन से ये सब बातें हटा देगी और वो लोग पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे। राशि आंचल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, टाइम बहुत हो गया है, प्रेगनेंसी में तुम्हें इतना जागना नहीं चाहिए, सो जाओ। राशि की बात सुन आंचल अपना सर हिलाती है। राशि खिड़की को बंद कर देती है। आंचल बिस्तर में जा लेट जाती है। राशि आंचल को एक नज़र देख रूम से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ इंडिया में आंचल के जाने के बाद शौर्य बहुत बदल गया था। इन 2 दिनों में शौर्य को बहुत अच्छे से महसूस हो चुका था कि उसने अपनी जिंदगी से एक इम्पॉर्टेंट इंसान को खो दिया है। जहां आंचल के रहने से वो हमेशा काम में बिजी रहा करता था और आंचल को इग्नोर करता था, अब उसे वो काम बोझ लगने लगा था। उसे वो पल याद आ रहे थे कि उसने हमेशा अपने वक्त को प्राथमिकता दी है और आंचल को नहीं। उसे अब महसूस हो रहा था कि आंचल भी ऐसा ही कुछ महसूस करती होगी। शौर्य के ऐसे इग्नोर करने पर इस समय शौर्य आंचल के बेड पर लेटा हुआ था। यह वही बेड था जिस पर उन दोनों ने काफी अच्छी रातें गुजारी थी, पर शौर्य कभी भी आंचल के साथ इस बेड पर सोया नहीं था। वह हमेशा लव मेकिंग के बाद अपने रूम में चला जाता था। उसे आंचल के साथ कभी नींद ही नहीं आती थी या ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। आज उसे अपना रूम काटने को दौड़ रहा था। उसे आंचल के रूम में जो सुकून मिल रहा था, आंचल की खुशबू, उसकी मौजूदगी का एहसास उसे इसी रूम में हो रहा था। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे आंचल का चेहरा नजर आ रहा था। उनकी पहली मुलाकात उसे अच्छे से याद था कि आंचल को खुलकर मुस्कुराते हुए उसने जब ही देखा था, उसके बाद जैसे आंचल की हंसी ही गायब हो गई थी। उसमें कभी भी आंचल के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं देखी। उसे खुद में गिल्टी फील हो रहा था कि आखिर अपनी माँ के कहने पर उसने आंचल को डिवोर्स क्यों दिया, या ये कहा जा सकता है कि आंचल के जाने के बाद उसे आंचल की कद्र हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आंचल के ना रहने से वो अधूरा है। ऐसे ही आंचल के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। अपनी 4 साल की शादी में शौर्य जो कभी उस बिस्तर पर नहीं सोया, आज आंचल के ना रहने पर उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए वह आराम और सुकून से उस बिस्तर पर सोया हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इस बीच शौर्य ने आंचल को ढूंढने की कोशिश बंद नहीं की थी।
आंचल को लंदन आए 3 महीने हो चुके थे। आज निरूपा जी उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी। आंचल में कुछ तो बदलाव आए थे। राशि के प्रयास के कारण अब वह उससे खुलकर बातें करने लगी थी और खुद में कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। राशि ने बिना आंचल की नज़र में आए उसे अपनी ही कंपनी में एक जॉब दिला दी थी, जिससे उससे यह ना लगे कि वह अपने बलबूते पर रह नहीं सकती। ये जॉब राशि के द्वारा मिली थी, यह बात आंचल को नहीं पता थी। आंचल अपने रूम में एक वाइट कलर की मैक्सी ड्रेस पहनकर रेडी थी। आज उसे अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चलने वाला था। इंडिया से आने के बाद उन लोग फर्स्ट टाइम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। बीच में अपनी जॉब और लंदन में सेटलमेंट के कारण वह डॉक्टर के पास नहीं जा पाई थी, या ये कहा जा सकता है कि वह शौर्य से छुपने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि शौर्य उसे ढूंढ रहा है। आरुष का कॉल हफ्ते में एक बार जरूर आता था और वह उसे यह बताता था कि शौर्य उसे ढूंढ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जब शौर्य को डिवोर्स दे दिया है तो अब शौर्य को उससे क्या चाहिए। वह आखिर उसका पता लगाना क्यों चाहता है। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही निरूपा जी अंदर आती है और कहती है, बेटा तुम तैयार हो गई हो तो हम अस्पताल के लिए चलें। निरूपा जी की बात सुन आंचल हाँ में सर हिलाती है और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। अस्पताल में डॉक्टर आंचल का चेकअप करती है। उनके चेहरे पर हल्की परेशानी थी, जो कि आंचल भी बहुत अच्छे से जान रही थी। वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, डॉक्टर क्या मेरा बच्चा ठीक है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? बच्चे की ग्रोथ तो अच्छे से हो रही है ना? मुझे मालूम है कि मुझे शुरू के मंथ्स में चेकअप कराने चाहिए थे, पर कुछ इमरजेंसी के कारण मैं यह नहीं करवा पाई। क्या आप बता सकती हैं कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं? मिस जायसवाल, परेशानी की तो कोई बात नहीं है यदि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखें, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर के ऐसे सीरियस वे में कहने पर आंचल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे अपने बच्चे के लिए डर लगने लगा था। शादी के इतने सालों बाद प्रेग्नेंट होने के बाद वह अपने बच्चे को खो नहीं सकती थी। यह एक आखिरी चीज थी जो कि उसके जीने की वजह थी। अगर यह बच्चा उससे छिन गया तो आंचल जिंदा ही नहीं रह पाएगी। वह घबराहट में अपने पेट पर हाथ रख लेती है। डॉक्टर उसकी घबराहट को देख उसे शांत करते हुए कहती है, प्लीज आप घबराए नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर के ऐसा कहने पर आंचल अपने माथे से पसीना पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाती है। डॉक्टर उसे बैठने का इशारा करती है। डॉक्टर के कहने पर आंचल बेड से उठकर उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। निरूपा जी भी आंचल के साथ बैठी हुई थी। डॉक्टर आंचल से सारी बातें बता देती है। जैसे जैसे आंचल बातों को सुन रही थी उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। तो दोस्तों, ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने जिसके कारण आंचल इतना घबरा गई? क्या आंचल का बच्चा सही है या उसे इस बार भी निराश ही हाथ लगेगी? क्या जान पाएगा शौर्य? आंचल के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी च 12 ट्विंस रोमांस। अब आगे। आंचल और निरूपा जी हॉस्पिटल आए हुए थे। आंचल को तीसरा महीना लग गया था। जब से वह इंडिया से आई थी एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई थी। आज दोनों ही डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। जब से डॉक्टर ने आंचल को चेक किया था वह कुछ परेशान सी लग रही थी, और उनकी परेशानी आंचल से छुपी नहीं थी। उसे किसी अनहोनी का डर था। आंचल लगातार डॉक्टर की ओर देख रही थी। निरूपा जी उसका हाथ थामे उसे हौसला दे रही थी और उसे रिलैक्स होने के लिए कह रही थी। डॉक्टर आंचल की पूरी फाइल पढ़ती है और गहरी सांस ले कहती है, मिस जायसवाल, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। डॉक्टर की बात सुनकर आंचल थोड़ा परेशानी में कहती है, डॉक्टर प्लीज आप इतना सस्पेंस मत क्रिएट कीजिए, मेरी जान निकल रही है। आप मुझे सबसे पहले अच्छी न्यूज़ बताएं। डॉक्टर आंचल की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, यू आर एक्सपेक्टिंग ट्विंस। आंचल, जो कि किसी और ही जोन में थी, उसने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं। वह वैसे ही कहती है, वह सब ठीक है, पर ये बताएं अच्छी न्यूज़ क्या है? मिस जायसवाल, आपने सुना नहीं, आपके पेट में ट्विंस है। डॉक्टर की बात सुनकर आंचल को विश्वास नहीं होता, तो वह ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही है। जहां वह एक बच्चे के लिए तरस रही थी, वहां भगवान ने उसे 2 बच्चे दिए। वह खुशी से अपने दोनों हाथों को पेट पर कस लेती है। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। निरूपा जी अपनी बच्ची को इतना खुश देख मुस्कुराने लगती है।
अभी दोनों डॉक्टर की कही हुई बात को सोचकर खुश हो रहे थे कि डॉक्टर सीरियस आवाज में कहती है, पर एक बुरी खबर भी है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर आंचल की हंसी जो अभी थोड़ी देर पहले आई हुई थी वह गायब हो जाती है और वह सीरियस चेहरे से कहती है, और बुरी खबर क्या है डॉक्टर? बुरी खबर यह है कि जो आपका एक बच्चा है वह बहुत कमजोर है और मुझे नहीं लगता कि उसके बचने के चांसेस होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर आंचल का दिल धक्का से रह जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। वह वैसे ही चिंता भरे स्वर में कहती है, आप ये क्या कह रही हैं डॉक्टर? आपने सही से चेक तो किया है ना? अभी तो मेरे बच्चे को आए 3 मंथ भी नहीं हुए हैं और आप उसके लिए ऐसे शब्द बोल रही हैं। देखिए, ये मैं नहीं, आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपने इन 3 महीनों में अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। आपकी जो पुरानी रिपोर्ट्स है उसके अनुसार मैं देख पा रही हूँ कि शुरू में आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, पर इन 3 महीनों में आपके बिल्कुल भी ध्यान न देने के कारण आपका जो दूसरा बेबी था वो कमजोर हो गया है। उसकी ग्रोथ दूसरे बच्चे के जैसी नहीं है। देखिए, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि वह बच्चा ठीक नहीं हो सकता, अभी भी आपके पास समय है। यदि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें तो आपका बेबी वापस से अच्छी ग्रोथ कर सकता है, पर यह आपके ऊपर है। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रही है और यह चीज़ आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि आज जो स्थिति आपकी एक बच्चे की है शायद वह स्थिति दूसरे बच्चे की भी हो सकती है। यदि आप कंटिन्यूअस ऐसे ही स्ट्रेस लेती रहेंगी। जैसे जैसे आंचल डॉक्टर की बात सुन रही थी उसे अपने बच्चों के लिए बुरा लग रहा था। आंचल ने सच में इन दोनों अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। वह शौर्य और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचती रहती थी। आज उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था कि उसने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। डॉक्टर आंचल को समझाते हुए कहती है, आंचल मैं आपका डाइट प्लान चार्ट तैयार कर रही हूँ। आपको उस डाइट के हिसाब से चलना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपके दोनों बच्चे हेल्दी इस दुनिया में आए तो उसके लिए आपको बहुत ख्याल रखना है। निरूपा जी जो इतनी देर से सारी बातें सुन रही थी वह डॉक्टर की बात में सहमति जताते हुए कहती हैं, डॉक्टर आप इस बात के लिए बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आंचल का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी तक उसने जितनी भी लापरवाही की है अब वह आगे से नहीं होगी। क्या आप बता सकती हैं कि हमारे पास कितना और टाइम है बच्चे की ग्रोथ को सही करने का? देखिए, शुरू के महीने क्रूशियल रहते हैं जिसमें मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पर मिस आंचल ने इन्हीं महीनों में इतनी टेंशन ली है जिसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ा है। फिर भी अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। वह अपने खान पान में सुधार कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है, खुश रह सकती है, जिससे धीरे धीरे बच्चों की ग्रोथ होगी। दोनों ट्विंस हैं जिससे एक बच्चे को यदि कमजोरी होगी तो दूसरा भी उससे इफेक्ट होगा। अभी आपका एक बच्चा स्वस्थ है इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर से कुछ देर और बात करने के बाद दोनों ही घर के लिए निकल जाती हैं। कार में आंचल अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी। वह खुश भी थी कि उसके ट्विंस हैं, पर वह दुखी भी थी कि अपनी ही लापरवाही के कारण वह अपने बच्चों को खो देती। अच्छा हुआ कि उसने राशि की बात मानी और वह डॉक्टर के पास आ गई। अगर उसने देर कर दी होती तो क्या पता उसके दोनों बच्चे ही इफेक्ट हो जाते हैं। घर पहुंचते ही निरूपा जी राशि को ये बात बताती है। राशि ट्विंस के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है, पर निरूपा जी राशि से आंचल की लापरवाही के बारे में भी बताती हैं, जिसके कारण राशि आंचल को बहुत डांटती है। राशि ने तो जैसे जिम्मा ही उठा लिया था कि वह आंचल को दुखी नहीं रहने देगी और उसका खूब ख्याल रखेगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आंचल अब पहले से काफी रिकवर कर चुकी थी। वह अब हेल्दी भी दिखने लगी थी और उसका टमी भी बढ़ने लगा था। इस बीच वह दोनों 1 से 2 बार डॉक्टर के पास भी गए थे। डॉक्टर दोनों बच्चों की ग्रोथ को लेकर खुश थी, पर अभी भी एक बच्चा हल्का कमजोर ही था, जिससे आंचल की डिलीवरी के समय हल्की प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके बारे में डॉक्टर ने आंचल से बात भी की थी, पर आंचल इस बात को जानकर खुश थी। बच्चा पहले की तुलना में खतरे से बाहर है। ऐसे ही समय पंख लगाते कब उड़ गया पता ही नहीं चला। आंचल को लंदन आए हुए 8 महीने हो चुके थे और उसका 9वां महीना लगने वाला था। आज राशि और सम्राट की एंगेजमेंट को 1 साल हो गए थे। दोनों ही उसे सेलिब्रेट करने होटल गए हुए थे। सम्राट ने काफी अच्छी तरीके से होटल रूम को डेकोरेट करवाया हुआ था।
इस समय राशि ने एक रेड कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी और वह सम्राट के गले में हाथ डाले उसकी आंखों में देख रही थी। सम्राट ने राशि को कमर से पकड़ा हुआ था। दोनों ही म्यूजिक की धुन में हल्का हल्का डांस कर रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। हालांकि राशि और सम्राट का मन नहीं था आंचल को अकेले छोड़ के आने का। वह लोग तो चाहते थे कि सभी लोग साथ में एंजॉय करें, पर आंचल ने जिद की क्योंकि इतने दिनों से राशि सम्राट को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। उसका पूरा फोकस आंचल की तरफ ही था, या ये कहा जाए कि आंचल ने ही उन दोनों की आज डेट प्लान की थी सम्राट के साथ मिलकर। सम्राट अपनी खूबसूरत से फियांसे को देख रहा था। आज राशि के चेहरे में अलग ही रंगत थी। सम्राट हल्का सा झुककर उसके गुलाबी होंठों को चूमने लगता है। सम्राट के ऐसा करने से राशि की पूरी बॉडी कांप जाती है और उसके हाथ सम्राट के गले पर कस जाते हैं। सम्राट काफी पैशनेटली राशि के लिप्स को किस कर रहा था। जब से आंचल लंदन आई हुई थी तब से दोनों ही करीब नहीं आए थे। इससे सम्राट को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह राशि की कंसर्न को आंचल के लिए जानता था। आज इतने दिनों बाद दोनों को क्वालिटी टाइम मिला था जिसे सम्राट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह दोनों पहले एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। जिस दिन सम्राट और राशि की सगाई हुई थी उस दिन दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। सम्राट तो राशि से सगाई के कुछ दिनों बाद ही शादी करने को कहा था, पर राशि की जिद थी कि जब तक आंचल उसे पूरी तरीके से माफ नहीं करती थी और वो शामिल नहीं होती तब तक वह शादी नहीं करेगी। आंचल के रवैया को देख सम्राट को पूरा यकीन हो रहा था कि राशि कुछ ही दिनों में से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। सम्राट राशि को वैसे ही किस करते हुए हल्का ऊपर उठा लेता है जिससे राशि अपने दोनों पैरों को सम्राट की कमर में रैप कर लेती है। राशि और सम्राट एक दूसरे को किस कर रहे थे। पूरे 8 महीने बाद दोनों इतने करीब आए थे। दोनों की ही तड़प उस किस में देखी जा सकती थी। सम्राट राशि को किस करते हुए ही वॉल से सटा देता है। राशि लगातार सम्राट के लिप्स को किस किए जा रही थी। सम्राट इतनी पैशनेटली राशि को किस कर रहा था कि अब राशि को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी जिससे वह छटपटाने लगती है। सम्राट का मन तो नहीं था राशि को छोड़ने का, पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वह राशि के लिप्स को छोड़ देता है और उसके गले पर किस करने लगता है। राशि सम्राट के छोड़ जाने पर जोर जोर से सांस लेने लगती है जिससे उसकी बॉडी सम्राट की बॉडी से टकरा रही थी, जो कि सम्राट को और भी एक्साइटेड कर रहा था। वह राशि को किस करते हुए ही उसके गले में जोर से बाइट कर लेता है जिससे उसकी हल्की चीख निकल जाती है। राशि सम्राट को घूर कर देखती है। सम्राट राशि की ऐसी नज़रों को देख हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। इतने दिनों तुम मुझसे दूर थी, उसका कुछ तो असर तुम्हें देखने मिलेगा ही ना। आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ। भूल जाओ कि मैं तुम्हें चैन से सोने दूंगा। सम्राट की ऐसी बातों को सुन राशि के गाल लाल हो जाते हैं। वह राशि को वैसे ही वॉल से सटाए हुए वापस से उसके लिप्स पर किस करने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे राशि की कमर से होते हुए ऊपरी भाग की तरफ जा रहे थे। अपनी बॉडी पर सम्राट के हाथों को महसूस कर राशि की पकड़ सम्राट पर और कस जाती है। सम्राट बॉडी पर हाथ फेरते हुए उसे डीपली किस लिए जा रहा था। राशि और सम्राट दोनों की ही बॉडी काफी हीट अप हो गई थी। यहाँ दूसरी तरफ आंचल, जो कि डिनर करने के बाद अपने कमरे में लेटी हुई थी, उसे अपने पेट में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, पर यह दर्द अक्सर उसे हुआ करता था इसलिए वह नेग्लेक्ट करके करवट बदल सोने की कोशिश लगती है। पर धीरे धीरे दर्द और बढ़ने लगा था जिससे वह बेड से उठ रूम में ही यहाँ वहाँ चलने लगती है, पर उसका दर्द कम होने की जगह और बढ़ते जा रहा था। वह तुरंत अपना मोबाइल उठा निरूपा जी को कॉल करती है। निरूपा जी बस सोने ही जा रही थी। आंचल का कॉल आया देख तुरंत उठाती है। जैसे ही वह कॉल रिसीव करती है आंचल की गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। वह हड़बड़ा आते हुए मोबाइल रख तुरंत आंचल के कमरे में आती है, पर सामने का सीन देख उनके होश उड़ जाते हैं। तो आखिर क्या होने वाला है? क्या देख लिया निरूपा जी ने? क्या आंचल और उसके बच्चे की जान खतरे में है? क्या करेगी आंचल? जानने के लिए बनी रही मेरी